बॉलीवुड के एक एक्टर की शत्रु संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे सबसे पहले कि आखिर शत्रु संपत्ति क्या होती है, फिर ये भी बात करेंगे कि क्या शत्रु संपत्ति पर इनहेरिटेंस के अधिकार लागू होते हैं, और इसके साथ साथ शत्रु संपत्ति को लेकर के भारत सरकार की तरफ से क्या प्रावधान किए गए हैं, कि उसके मैनेजमेंट को लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में यदि आप देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूरी खबर क्या है, खबर को थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद ये जो विवाद हालिया चर्चा में आया है, ये विवाद आखिर चर्चा में आया क्यों है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो बॉलीवुड एक्टर जो है उनकी पूरी कहानी क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर शत्रु संपत्ति क्या होती है उस पर बात करेंगे, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है उसको समझेंगे। फिर क्या शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकार लागू होता है, इनहेरिटेंस के राइट्स लागू होते हैं, उसको देखेंगे। अदालतों में शत्रु संपत्ति को लेकर के क्या मामले पहुंचे हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है, उस पर भी बात करेंगे। फिर शत्रु संपत्ति का प्रबंधन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट को समझेंगे। भारत में शत्रु संपत्ति की क्या स्थिति है उसको देखेंगे, कितनी शत्रु संपत्ति मौजूद है। और अंत में एक सवाल आपके लिए होने वाला है, सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, और आप इसे सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट सूचना के बारे में। तो सूचना यह है कि इस बार रिपब्लिक डे के अवसर पर, यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, आपकी तैयारी को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमारे जो कोर्सेज हैं उन पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज जो हैं, टेस्ट सीरीज जो हैं, उस पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। डीएलपीज और बुक्स पर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप इस डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 8750187501, या फिर आप दृष्टि आईएएस लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको इसके बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस पूरे जो डिस्काउंट है उसके लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट 24 से 26 जनवरी के बीच में लागू है। तो अगर आप डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ा जाए आगे, खबर पे बात करते हैं। खबर हमारी यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से अभिनेता सैफ अली खान को केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण के पास जाने का आदेश जो है दिया है। केंद्र सरकार का आदेश क्या है? केंद्र सरकार का आदेश यह है कि जो पटौदी परिवार है उसकी 15,000 करोड़ रुपए की जो ऐतिहासिक संपत्ति है उसको केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिया है? एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। और अगर ये एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो जाती है तो ये सारी संपत्ति किसके पास जाएगी? ये 15,000 करोड़ की जो संपत्ति है ये संपत्ति चली जाएगी केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसी को देखते हुए यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये यहां पर आदेश दिया है कि जो सैफ अली खान है उनको कहां पर जाना चाहिए? अपीलीय प्राधिकरण के पास जाना चाहिए। अदालत की सुनवाई 2015 में शुरू हुई और सरकार ने दिसंबर 2022 में कहा कि अपीलीय प्राधिकरण का गठन जो है किया जा रहा है। तो इस अपीलीय प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2021 में किया गया, 2022 में, दिसंबर 2022 में इसका गठन जो है किया गया था। चलिए अब डिटेल से बात करते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने से पहले कि आखिर ये मामला है क्या और चर्चा में क्यों आया है, हमें सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। शत्रु संपत्ति हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या है उसको समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, मामला शुरू होता है भोपाल की रियासत से। 1947 में भारत आजाद हुआ था, और जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय भोपाल की जो रियासत थी उस पर नवाब हमीदुल्लाह खान का शासन हुआ करता था। अब नवाब हमीदुल्लाह खान जो थे, इनकी मुख्यतः 3 बेटियां थीं, जिसमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी जिनका नाम था आबिदा सुल्तान। आबिदा सुल्तान जो है भारत के आजाद होने के बाद 1950 में, 1950 में पाकिस्तान चली गई थी। इसके अलावा इनकी एक और बेटी थी जिनका नाम था साजिदा सुल्तान। सुल्तान जो थी वो भारत में ही रही, और भारत में रहते हुए उन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी कर ली। और नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी के बारे में यदि आप बात करें तो ये बहुत फेमस जो है क्रिकेटर थे, जिन्होंने भारत के लिए भी क्रिकेट खेला था और इन्होंने इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट खेला था। अब ये जो नवाब इफ्तियार अली खान पटौदी हैं, इनके बेटे थे जिनका नाम था मसूर अली खान टाइगर पटौदी, और इन्हीं के बेटे हैं सैफ अली खान।
अब हुआ क्या कि बेसिकली जब संपत्ति जब सैफ अली खान जो है एक उम्र में आ गए, तो सैफ अली खान को बेसिकली भोपाल में जो है संपत्ति में हिस्सा प्राप्त हुआ। किसकी संपत्ति में? भोपाल रियासत की जो संपत्ति थी। लेकिन तब तक जो है केंद्र सरकार द्वारा इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। क्यों घोषित कर दिया गया था? क्योंकि ये जो नवाब हमीदुल्ला खान थे, इनकी एक बेटी जो है पाकिस्तान चली गई थी, इसीलिए केंद्र सरकार ने इस संपत्ति को क्या किया? शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया कि आबिदा सुल्तान जो थी वो पाकिस्तान पलायन कर गई और इसी वजह से इनकी जो संपत्ति हो जाती है वो शत्रु संपत्ति हो जाती है। फिर यहां पर सैफ अली खान ने मुकदमा दायर किया और केंद्र सरकार के आदेश को जो है चुनौती दी गई कि संपत्ति जो है उसको शत्रु संपत्ति घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपका पूरा मामला है, जिस मामले को हमने समझा। अब यहां पर बात करते हैं कि आपकी शत्रु संपत्ति होती क्या है। उसको यदि आप समझें तो शत्रु संपत्ति बेसिकली वो चल या अचल, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो उन व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई है जिन्होंने संघर्ष के समय शत्रु राष्ट्रों में पलायन किया। संघर्ष के समय यानी कि जब भारत का युद्ध चल रहा था। कौन कौन से देश हैं? एक है आपका पाकिस्तान और एक है आपका चाइना। तो भारत सरकार की तरफ से दो युद्धों को यहां पर इसमें शामिल किया गया है। एक है आपका भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1965-1967 में हुआ। एक आपका भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था। अगर आप जो है इनमें से किसी भी देश, कौन कौन से देश में, पाकिस्तान या फिर चीन में पलायन किया है आपने, तो आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, सरकार उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकती है। ये संपत्तियां भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक यानी कस्टोडियन के अधीन में चली जाती हैं, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन में चली जाती हैं। तो ये हमने शत्रु संपत्ति क्या होती है उसको समझा। अब शत्रु संपत्ति पर क्या उत्तराधिकार के जो राइट्स हैं, क्या इनहेरिटेंस के जो राइट हैं वो लागू होते हैं, उसको यदि आप देखें तो केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति को रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए 1968 में एक कानून को पारित किया था जिसको कहा जाता है शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968। ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम कहता है कि ऐसी संपत्तियां हमेशा जो है केंद्र सरकार के अभिरक्षक के अधीन में रहेंगी, यानी कि कस्टोडियन के अधीन रहेंगी और इन पर किसी भी प्रकार का उत्तराधिकार या फिर हस्तांतरण जो है वो संभव नहीं होगा। यानी कि इन प्रॉपर्टीज पर किसी का इनहेरिटेंस राइट नहीं होगा, इन प्रॉपर्टीज को किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ये कहां कहा गया है? ये 1968 के कानून में कहा गया था। ये कानून केंद्र सरकार को विभिन्न राज्यों में शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को बनाए रखने के लिए कानूनी ढांचा जो है प्रदान करता है। किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, इसका जो ढांचा, इसका जो फ्रेमवर्क है वो केंद्र सरकार को मिलता है इस कानून के माध्यम से। इसके बाद 2017 में केंद्र सरकार ने इस कानून में संशोधन भी किया था। उस संशोधन का नाम था शत्रु संपत्ति संशोधन और पुष्टि अधिनियम 2017। ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम के माध्यम से एनिमी पर्सन एंड एनिमी फर्म की जो डेफिनेशन थी उसको यहां पर और ज्यादा एक्सपेंड किया गया था। अब यहां पर डिपेंड नहीं करता है कि आपकी जो नागरिकता है वो कौन से देश की है, चाहे आप भारत के नागरिक हो चाहे आप विदेशी नागरिक हो, आपको जो है शत्रु व्यक्ति या फिर शत्रु फर्म जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के पास ही जो है संपत्ति है वो रहेगी, चाहे शत्रु व्यक्ति की मृत्यु हुई हो जाए या फिर शत्रु व्यक्ति जो है वो मौजूद ना हो। तो इस संशोधन ने क्या किया? इस संशोधन ने उत्तराधिकार के दावों को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया। यानी कि 2017 का ये जो संशोधन था, इस संशोधन के बाद ये तय हो गया कि जो आपकी शत्रु संपत्ति है वो संपत्ति केवल और केवल जो हमारे अभिरक्षक है, कस्टोडियन है, उनके पास जाएगी, केंद्र सरकार के पास जाएगी और उस संपत्ति पर कहीं से भी इनहेरेंस का जो दावा है वो नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे कानून की काफी ज्यादा आलोचना भी आपको देखने को मिली क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से क्लियर हो गया कि इनहेरिटेंस राइट नहीं है। तो कई लोगों ने कानून की आलोचना इस आधार पर की कि ये जो कानून है, ये कानून बेसिकली आपका व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। जबकि जिन लोगों ने इस कानून का समर्थन किया उनका यह कहना था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कानून है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके पक्ष में भी आपको लोग देखने को मिले और इसके विपक्ष में भी आपको लोग देखने को मिले। तो ये ओवरऑल हमने शत्रु संपत्ति के अधिकारों पर बात की, उत्तराधिकार पर बात की। इसके अलावा अदालत में क्या मामले रहे हैं उनकी यदि आप बात करें तो एक मामला है जो मामला महमूदाबाद था, इसके राजा से जुड़ा हुआ है। महमूदाबाद जो है उत्तर प्रदेश की जो छोटा सा इलाका था, ये जो राजा थे, राजा 1957 में पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता जो है इनको प्राप्त हो गई और यहाँ पर उनकी कुछ संपत्ति छूट गई थी, जिस संपत्ति को भारत सरकार की तरफ से शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। बाद में उनके बेटे जो थे उन्होंने सरकार के इस निर्णय को चैलेंज किया और संपत्ति पर दावा किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना डिसीजन दिया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके बेटे थे उनके पक्ष में फैसला किया
लेकिन बाद में भारत सरकार की तरफ से एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, एक अध्यादेश जारी किया गया और इस फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि संपत्ति जो आपकी शत्रु संपत्ति है उस पर किसी भी तरह का उत्तराधिकार जो है लागू नहीं होता है। तो इसी के बाद ये जो अध्यादेश है, इसी के बाद 2017 में केंद्र सरकार ने जो कानून है 1968 का, उसमें अमेंडमेंट किया था। तो ये ओवरऑल हमने अदालतों में शत्रु संपत्ति के क्या मामले रहे हैं उनको समझा। अब भारत में शत्रु संपत्ति को मैनेज कैसे किया जाता है उसकी यदि आप बात करें तो इसको लेकर के सरकार की गाइडलाइंस हैं जो कि 2018 में जारी की गई थी। ये गाइडलाइंस कहती हैं कि शत्रु संपत्ति को हमें जब्त करना है या फिर नहीं करना है, ये निर्णय जो है मुख्य तौर पर जिला लेवल पर लिया जाता है। जिला लेवल पर यदि आप देखें तो एक कमेटी गठित की जाती है शत्रु संपत्ति की मूल्यांकन के लिए, जिस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं जिला के मजिस्ट्रेट। तो जिले के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो इस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं और ये कमेटी जो है शत्रु संपत्ति निपटान कमेटी, ये कमेटी यहाँ पर तय करती है कि संपत्ति को बेचा जाए, उसको ट्रांसफर किया जाए या फिर उसको कस्टोडियन के अधीन रखा जाए। जो खाली संपत्तियां होती हैं जिसमें कोई नहीं रहता है, उन संपत्तियों को उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को नीलाम कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। अगर किसी संपत्ति में पहले से कोई व्यक्ति रह रहा है, किराए पे रह रहा है मान लीजिए, तो उस व्यक्ति को जो है संपत्ति को बेच दिया जाता है। संपत्ति की जो सामान्य वैल्यू है उसी आधार पर उस व्यक्ति को जो है संपत्ति दे दी जाती है। इसके अलावा जो आपकी चल संपत्तियां होती हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आपके शेयर हो गए, शेयर के साथ क्या किया जाता है, तो नीलामी जो शेयर होते हैं उनको नीलामी और निविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो है बेच दिया जाता है। बिक्री से प्राप्त आय जो है, यानी कि अगर इसमें से किसी संपत्ति को बेचा जाता है, किसी भी शत्रु संपत्ति को बेचा जाता है, तो जो पैसे प्राप्त होते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो पैसे जाते हैं आपका भारत की समेकित निधि में, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। यहां से एक स्टेटमेंट आपका बन सकता है कि भारत सरकार के पास जो भी शत्रु संपत्ति मौजूद होती है, वो शत्रु संपत्ति की बिक्री से जो पैसे आते हैं, जो आय अर्जित होती है, वो पैसे कहां जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है, तो आपको याद रखना है वो पैसे जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। भारत में शत्रु संपत्ति की क्या स्थिति है उसको थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो वर्तमान समय में पाकिस्तान की नागरिकता जिन लोगों ने प्राप्त कर ली है या जिन लोगों ने पाकिस्तान में पलायन किया है और उनकी संपत्ति भारत में मौजूद है, ऐसी संपत्तियों की जो संख्या है वो 9280 के आसपास है। 9280 प्रॉपर्टीज हैं जिन उन लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान में पलायन किया है। चाइना की अगर आप देखें तो 126 लोग ऐसे हैं, 126 संपत्तियां ऐसी हैं जो कि ऐसे लोगों की हैं जिन्होंने चाइना में जो चाइना को में माइग्रेट हो गए, चाइना में पलायन किया है। तो चाइना से लोगों की संपत्ति भी है और पाकिस्तान के लोगों की संपत्ति भी है। शत्रु शेयर की यदि बात करें, इसको लेकर के एक डिसीजन यहाँ पर बीते दिनों ही आया था, पिछले कुछ सालों में आया था। 2018 में 3000 करोड़ के शत्रु शेयर बेचने की अनुमति जो है वो सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। ये जो शेयर थे आपका 996 कंपनियों के थे, तो टोटल क्वांटिटी जो थी वो आपका तकरीबन 6,50,75,877 के आसपास थी। इतनी क्वांटिटी के शेयर जो है वो सरकार की तरफ से बेचे गए थे और ये जो सेटलमेंट किया जा रहा था, ये जो बेचे जा रहे थे शेयर, ये शेयर आपका गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी के अधीन रह करके बेचे जा रहे थे, उनके नेतृत्व में बेचे जा रहे थे। उनके नेतृत्व में एक मंत्री समूह था, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था जिनके अधीन जो है इन शेयर को बेचा गया था। तो ये ओवरऑल हमारी पूरी खबर हुई, जिस खबर पर हमने बात की, टोटल हमने क्या खबर थी उसको समझा। अब हम बढ़ते हैं आगे, बातचीत करते हैं अंत में हमारे एक सवाल की। सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों में पलायन करने वाले लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया जा सकता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश और श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और भूटान और ऑप्शन डी अफगानिस्तान और म्यांमार। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो की PDF डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।